Hello everyone, welcome to तथास्तु ICS and welcome to our क्लास जहाँ पर कि हम डेली करंट अफेयर्स MCQs करते हैं। आई सपोज आप सभी लोग ने जो है एनालिसिस ज़रूर देख लिया होगा। ओके चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैम इन्फॉर्मेशन बताएंगी, और वैसी बात है ना। सो तथास्तु ICS.com जो है यहाँ पर विजिट करिए एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द कोर्सेज विच वी आर प्रोवाइडिंग। जितने भी कोर्सेज हैं, BA, MA, डिप्लोमा प्लस UPSC प्रिपरेशन, ओनली UPSC प्रिपरेशन, NCERT बैच, CSAT पेपर 2 बैच, ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं हमारे ये इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तथास्तु ICS.com पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि कहाँ पे जो है आपको अप्लाई करना है, मतलब अप्लाई इन द सेंस कि कौन से कोर्स में आपको जो है रजिस्टर कराना है, सो एडमिशन लेनी है। सो ये जो नंबर्स है आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द एड्रेस वेयर यू कैन ऑब्वियसली विजिट अस। Let's get started with the very first question. यहाँ पे लिखा है consider the following statements with respect to the 1960 Indus Waters Treaty. पहला स्टेटमेंट कह रहा है ईस्टर्न इंडस रिवर्स एंटाइटल्ड टू इंडिया विच इंक्लूड्स रावी, ब्यास, सतलज. Next is India can make the waters of the western Indus rivers for irrigation, storage and even for producing electricity. Which of these statements are correct? ये जो है मैंने एक्सप्लेन किया है एनालिसिस में, तो प्लीज वो देख लीजिएगा फॉर द एक्सप्लेनेशन। 1960 की सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पूर्वी सिंधु नदियां जिन पर भारत का अधिकार है, जिसमें रावी, ब्यास, सतलज शामिल हैं। दूसरा है भारत पश्चिमी सिंधु नदियों के पानी को सिंचाई, भंडारण और यहाँ तक कि बिजली के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो कौन से स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। ठीक है, हम जो है ये फ्लो है, ठीक है, फ्लो है। तो इंडिया जो है उन वाटर्स के ऊपर एक तरीके से जो है उनको यूज कर सकती है कंजम्पशन पर्पस एंड फॉर द वेरियस अदर पर्पसेस। बस अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी जो है आप वहीं पे ही स्टॉप करके अपने पास रख ले रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो इसके ऊपर जो है पाकिस्तान, वैसी बात है, इंडस वाटर ट्रीटी में जो है 80% वाटर पाकिस्तान को मिल रहा है, उसके बाद भी इसको दिक्कत रह रही है। इवन इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ओवर देयर, सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर डाउटिंग उनको दिक्कत है। कीदुथानी परियोजना भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में निर्मित एक पेयजल परियोजना है? The Kiduthani project, a drinking water project constructed by India in which of the following countries? Algeria, Tanzania, Namibia, Liberia. आपको बताना है कि कौन है इसमें से वो कंट्री। So that is the B, तंजानिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्शन कराया गया है, प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर टू 30,000 हाउस होल्ड्स इन ज़ांज़ीबार। सो यहाँ पे जो है ये आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसके ऊपर। द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑफ्टन कॉल्ड द रिनाइसेंस स्कूल और रिवाइवलिस्ट स्कूल वाज फाउंडेड बाय दिस अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदन लाल बोस, शितेंद्रनाथ मजुमदार। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसे अक्सर पुनर्जागरण स्कूल या पुनरुत्थानवादी स्कूल कहा जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब नेम तो सेम ही है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको दोबारा बोलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो है उनके द्वारा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड आज जो है आर्टिकल आया था, द जर्नी ऑफ बंगाल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, प्लीज इसको रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड जनरली इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। Second is the food inflation is the most violative inflation. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहली कथन है भारत में मुद्रास्फीति
इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर थोक मूल्य सूचकांक के उतार चढ़ाव पर आधार पर मापी जाती है। दूसरा है खाद्य मुद्रास्फीति सबसे अस्थिर मुद्रास्फीति है। कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें सही हैं? ओके तो आंसर जो है इसमें बी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे ये किसके बेसिस पे ये लोग करते हैं? consumer price index, with generally in respect of the movement of the consumer price index, right? And here the RBI plays really very important role. RBI का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है consider the following statements. पहला है reduced need to hold foreign exchange reserves. Second is devaluation of currency value. ओके पहला स्टेटमेंट है विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम होगी, एंड दूसरा है मुद्रा मूल्य का अवमूल्यन। ये किसके बेसिस में है? ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीयकरण का परिणाम। रूपी जो है उसका अगर इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तो इसमें से क्या चीजें हो सकती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली आपको यहाँ पे बताने हैं। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसमें जो है आंसर ए यानी कि पहला है। ठीक है, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मुद्रा मूल्य का अवमूल्यन, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपकी करेंसी की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है, आपकी लोग करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसका डिवैल्यूएशन कैसे हो सकता है, राइट? सो दैट इज बेसिकली रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा वो जो स्टेटमेंट था दैट इज रॉन्ग ओवर हियर। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला है डिलिमिटेशन मींस द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग, दिस इज फिक्सिंग। ठीक है, फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। परिसीमन का अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया। Second option is the need for periodical delimitation is the rise in population and migration of people that caused an enormous growth in the electorate. Third is under Article 82 the Parliament is to enact the Delimitation Act after every census. Last is in the history of the Indian Republic delimitation commissions have been set up 5 times. समय समय पर परिसीमन की आवश्यकता जनसंख्या में वृद्धि और लोगों के प्रवासन के कारण मतदाताओं में भारी वृद्धि हुई है। दूसरा है अनुच्छेद 82 के तहत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम जो है वो लेकर के आना होता है, बनाना होता है। लास्ट है भारतीय गणतंत्र के इतिहास में परिसीमन आयोगों का गठन 5 बार किया गया है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कितने बार सेंसस हुआ है, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री में जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है इसको 4 टाइम्स बेसिकली जो है वो सेटअप करके रखे हुए हैं, सेटअप बेसिकली किया गया है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। With reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, consider the following statements. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यहाँ पे कुछ आपको कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो सही है, करेक्ट है, कौन से नहीं। So let's get started with the very first statement. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है the families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive the subsidized food grains. Second है the eldest woman in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. Third is pregnant women and lactating mothers are entitled to a take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. pregnancy के टाइम में और उसके बाद तक। पहला कथन है केवल गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाला खाद्यान्न
प्राप्त करने के पात्र हैं। दूसरा है राशन कार्ड जारी करने के लिए घर की सबसे बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो परिवार की मुखिया होगी। तीसरा है गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी के टेक होम राशन की हकदार होंगी। ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ में था जब ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द सेकेंड वन ओनली। फर्स्ट यहाँ पे जो इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या है, द एक्ट इज एंटाइटल अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन का 75% ये कवर करेगा एंड 50% ये कहाँ का करेंगे, अर्बन पॉपुलेशन का, राइट। सो अगर इस चीज को अगर हम देखें तो क्या है, लगभग 2/3 हमारे पॉपुलेशन का 2/3 जो है वो उसको यहाँ से जो है वो बेनिफिट मिलने का है सीन, ठीक है, जो कि सब्सिडाइज हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो है उनको मिलेंगे। स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज ऐसा कुछ जो स्पेसिफिकली क्वांटिटी जो है एज सच मेंशन नहीं किया गया है। Next question, which of the following articles or parts of the Constitution of India ensure gender equality? Okay, पहला है आर्टिकल 39, देन पार्ट 15, आर्टिकल 243, पार्ट 2। भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद और भाग लैंगिक समानता सुनिश्चित करते हैं, जेंडर इक्वालिटी को निश्चित करते हैं? तो यहाँ पे है 39, 15, 243 एंड भाग 2, ठीक है, इसमें से कौन से हैं आपको ये बताना है, ठीक है। इक्वालिटी की बात यहाँ पर आ रही है, आंसर इज डी, इसमें से जितने भी हैं वो सभी के सभी ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल 39 किस चीज से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 39 ये इक्वल पे रिलेटेड टू इक्वल वर्क, सेम काम है तो सेम पे की बात हो रही है। पार्ट 15 क्या है, ये पार्ट 15 आर्टिकल 324 इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार, ठीक है। थर्ड आता है इसमें आर्टिकल 243 इक्वल राइट्स टू विमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में इक्वल राइट देने की बात है औरतों को। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप टू मेन एंड विमेन, दोनों ही मैं हूं, मेरा भाई है, दोनों को ही सिटीजनशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई को मिला और मेरे को नहीं मिलेगी, तो ऐसा वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज रिलेटेड टू जेंडर पेरिटी इक्वालिटी विल शेप लॉज टू ब्रिंग इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट इज चाइना इज द लार्जेस्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको बताने हैं कौन से सही हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट एफडीआई होस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कल ही हमने किया है, ठीक है, टॉपिक। Next is India is one of the most buoyant recipients of the foreign direct investment in the world. Last है FDI inflows, this is inflows, ठीक है, FDI inflows were higher in developing countries compared to those in the developed economies. चीन दुनिया का सबसे बड़ा FDI मेजबान देश है। दूसरा है भारत दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे उत्साही प्राप्तकर्ताओं में से एक है। तीसरा है विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह अधिक था। आपको बताना है कौन से स्टेट में। अगर कल का आपने न्यूज एनालिसिस ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर जो है आप आराम से बता सकते हैं। सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, तो चाइना जो है वो बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट है ना कि फर्स्ट लार्जेस्ट है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर, इट इज रिलेटेड टू द एफडीआई ओनली, ठीक है, एफडीआई से ही रिलेटेड है। किस चीज से? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड लास्ट वन इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें एंड लास्ट है अनिवासी बाह्य
जमा जमा, ठीक है। अब इसमें कौन से सही है स्टेटमेंट्स, तो आंसर इज ए, 1 2 3 सही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके सही हो रहे हैं। फोर्थ इज इनकरेक्ट, एनआरई दैट इज द नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इज अ रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट, ठीक है। ये रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है जो कि ओपन बाय एनआरआई टू फैसिलिटेट डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स एंड इट इज़ नॉट एन एफडीआई। आप जो अपना खुद का जो अर्निंग है वो बेसिकली उसमें डिपॉजिट कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई आप कोई बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्पज से नहीं पैसे वहां पे दे रहे हो, है ना। तो दिस इज द रीजन कि ये जो है वो गलत है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर द एमसीक्यूज। नंबरिंग करी गई थी, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे थे मैम नंबरिंग करिए, तो वो भी कर दिया गया है, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड आपका क्या स्कोर है, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई रीड ऑल द कमेंट्स, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। आई कीप डूइंग दैट। चलो, so see you in the next session. Bye bye, take care and have a great time.